This is sixth question of worksheet 5. A long charge cylinder of linear charge density lambda 1 is surrounded by a hollow coaxial conducting cylinder of linear charge density minus lambda 2. Use Gauss law to obtain expression for the electric field at first position है a point in the space between the cylinders, second is outside the larger cylinder. See, we have a case in which two types of charge distribution is given. First one is positive charge distribution, second one is which is minus lambda 2, a negative charge distribution. A hollow cylinder is given in which inside which another cylinder is placed. So see the figure. Here one cylinder is inside the another cylinder. The inside cylinder having charge density plus lambda 1. Alright, this plus lambda 1 in and the outer cylinder has charge density minus lambda 2. You can see small cylinder and larger cylinder. Consider these two cylinders having infinite length. हमने ये मान लिया कि अभी infinite distribution है. इनफाइनाइट लेंथ मानने का फ़ायदा क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो रेडियली आउटवर्ड होगा. जैसा हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉज E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R. वही केस यहाँ पे लगाना है. सी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू सरफेसेस मीन्स इनसाइड फर्स्ट सिलेंडर एंड आउटसाइड द सेकंड सिलेंडर. मतलब वो जो बीच में स्पेस जहाँ ब्लैक दिख रहा है आपको DS1, हमने वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस मान लिया जिसकी रेडियस x है और जो एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच में है. तो अब चूँकि गॉस लॉ कहता है कि केवल उस चार्ज को कंसिडर करते हैं जो इनक्लोज्ड होता है, तो जब हम दोनों सिलेंडर्स के बीच वाला जो हम सरफेस लेते हैं तो उसके लिए लैम्डा 2 वाला जो पार्ट है यानी जो आउटर सिलेंडर वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि वो तो आउटसाइड है, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा. केवल इनसाइड वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन रहेगा फर्स्ट वाले पोजीशन के लिए यानी पॉइंट इनसाइड इन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ टू सिलेंडर्स. ठीक है, यानी हॉलो वाले स्पेस के बीच में. तो वहाँ पे हमने एक DS1 एक सरफेस मान लिया. उस DS1 सरफेस का जो इस एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा रेडियली. इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो लैम्डा 1 के कारण जनरेट हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो भी आउटवर्ड रहेगा. तो हमने वो मान लिया कि E1 जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है. तो E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 डॉट DS1 जो हमने पहले पढ़ा है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. मान लिया मैंने उस इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केवल एक L लेंथ का टुकड़ा लिया है. तो L लेंथ का टुकड़ा मैंने फर्स्ट केस में भी लिया है, सेकंड केस में भी. तो L लेंथ का टुकड़ा लेने से पहला केस जब बीच में लेना है यानी पॉइंट इज बिटवीन द टू सरफेसेस. तो E1 डॉट DS1 ये हो गया फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया. तो ये छोटे से उस सरफेस DS1 का ये क्या है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस किसके बराबर है लैम्डा 1 L अपॉन एप्सिलॉन 1 जहाँ एप्सिलॉन नॉट जहाँ लैम्डा 1 L क्या है लैम्डा 1 चार्ज पर यूनिट लेंथ और L क्या है जो लेंथ हमने टुकड़ा माना हुआ है, जो लेंथ हमने एक पार्ट माना है उस इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का. तो लैम्डा 1 L बाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अब ये देखिए यहाँ पे DS1 भी उसी डायरेक्शन में है जिधर E1 है. देखिए DS1 उसी डायरेक्शन में है जिधर E1 है यानी रेडियली आउटवर्ड. तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री. तो यहाँ cos थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा. तो उसको लेना नहीं है. अब ये L लेंथ का हमने सिलेंडर लिया हुआ है, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी. तो अंदर वाले के लिए भी हम पढ़ रहे हैं केवल. तो L लेंथ का सिलेंडर है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई RL है ना, और 2 पाई RL. और जो दोनों एंड के हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं जैसा हमने इम्प्रूवमेंट में पढ़ा था इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R वाले में, क्योंकि वो उधर में क्या है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है जो एंड्स पे रहते हैं उनका. तो केवल कर्व सरफेस कंट्रीब्यूट करेगा. तो यहाँ पे एरिया में क्या रख दिया 2 पाई XL 2 पाई RL की जगह हमने मान लिया कि ये जो बीच में पोजीशन है उसका रेडियस क्या है x है. जैसे देखिए दिया हुआ है x. तो यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई XL. तो E1 इंटू 2 पाई XL इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 L बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से E1 आ गया लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x. और चूंकि लैम्डा 1 एक पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ.
अब इसी तरह अगर हमें एक पोजीशन ऐसे निकालनी है, दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा लास्ट लाइन देखिए, आउटसाइड द लार्जर सिलेंडर, यानी लार्जर सिलेंडर के भी बाहर हमने एक पॉइंट मान लिया। देखिए जहाँ पे बना हुआ है E1 एक डायरेक्शन में, E2 दूसरे डायरेक्शन में नीचे की ओर, वो पॉइंट मैंने आउटसाइड मान लिया। और मान लिया कि अब ये पॉइंट x दूरी पे है। अब जब ये पॉइंट x दूरी पे है तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, पहला वाला चार्ज भी इस पे काम करेगा, दूसरे वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इस पोजीशन पे काम करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर सिलेंडर जो हमने अभी निकाला, λ/2πε0 x तो चाहे कुछ भी लेते जाइए, फील्ड यही होगा, x यानी रेडियस बढ़ाते जाइए हमारी पोजीशन की जहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, तो E1 उसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब हम आउटर सिलेंडर की बात करते हैं तो अब जब हम ये जो नए पॉइंट पे जो आउटसाइड द बोथ सिलेंडर है, ये जो मैं जहाँ पे E1 E2 दोनों एरो बने हैं, यहाँ पे अगर हमने एक गॉसियन सरफेस माना, इन अपने से इमेजिन किया L लेंथ का ही सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसके अंदर ये दोनों सरफेस बिलोंग करते हों, λ1 और λ2 वाले, तो अब हमको पता चलता है कि λ1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और λ2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही इस सरफेस में हैं, दोनों इस सरफेस में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों के ही चार्ज इनक्लोज होंगे, ठीक है। तो अब देखिए E1 के कारण हमने पहले ही निकाल लिया था, ये जो E1 E2 का एरोस दोनों बने हुए हैं, यही हमारा चार्ज ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए पहला वाला केस तो हमने ये निकाल ही लिया, E1 λ1/2πε0x। नाउ सेकंड के लिए कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर सिलेंडर इज E1/λ1/2πε0x, ये हमने निकाल ही लिया है पहले, आप उसी प्रोसीजर से करेंगे। ये किधर डायरेक्टेड होगा, इट विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, हाँ क्योंकि λ1 क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर सिलेंडर क्या होगा, E2 λ2/2πε0x, केवल आउटर सिलेंडर की बात हो रही है। आउटर सिलेंडर कैसा है, λ2 उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और मान लीजिए कि उससे भी अब ये जो डिस्टेंस है ये उससे भी कोई एक डिस्टेंस x है, ठीक है। तो x केस यहाँ पे भी जो आउटर सिलेंडर के कारण कंट्रीब्यूशन क्या है, ये λ2/2πε0x, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस को ऐसे समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस आपको ये बहुत दूर पे चार्ज है जिसके कारण λ1 और λ2 के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो हमने x मान लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन है λ1/2πε0x, दूसरे वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंट्रीब्यूशन है λ2/2πε0x। लेकिन दूसरे वाले के में देखिए ये एक निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ये किधर होगा, डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड, हाँ क्योंकि ये निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब यहाँ देखिए जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E = E1 - E2। डायरेक्शंस को यहाँ पे देख लीजिए कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, ठीक है। एक का λ1/2πε0x और दूसरा माइनस में λ2/2πε0x, क्योंकि अगर हमने एक दिशा को पॉजिटिव माना तो दूसरी वाली कन्वेंशनली निगेटिव होगी। तो यहाँ से ये लास्ट लाइन आप देख रहे हैं, λ1/2πε0x फर्स्ट वाले के कारण, λ2/2πε0x ये सेकंड वाले के कारण, और दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये रिजल्टेंट नीचे लिखा हुआ है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द लार्जर सिलेंडर विल बी E = λ1 - λ2/2πε0x। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।